जीओसी की? यस मैम। है ना, समझ में आ रही है चीजें कि क्या क्या बता रही हूँ उसमें मैं? यस मैम। रिलेट कर पा रहे हो? अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो, मैं उसी टाइम तो नहीं दे पाऊंगी रिप्लाई, बट डेफिनेटली दे दूंगी, ठीक है? वरना अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन ऐसा है जो पूरी मतलब जो पूरी क्लास के लिए अच्छा रहेगा, तो वो मैं क्लास में बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट अगर होगा, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जो कंसेप्ट सबके काम आएगा, जैसे अभी अर्शिता ने कल पूछा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? चलो एक बार देख लेते हैं बच्चे। अर्शिता ने ना ये वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने ना आपको इसका एक मैकेनिज्म बताया था अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ, याद आ रहा है? और मैंने कहा था, यह भी इसमें ही बताया, हेलोल्केन हेलोएरिन में ही बताया था कल परसों। मैंने कहा था इसका मैकेनिज्म ना मैं एक बार दोबारा भी करवाऊंगी, बट अर्शिता ने पूछ लिया था। मैंने कैसे करवाया था बच्चे ये? मैंने ये करवाया था कि ऑक्सीजन के लोन पे बेसिकली सल्फर पे अटैक करेंगे, बेसिकली सल्फर पे नहीं, जो सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वहां जाते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। हमेशा ना मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो ना तो बॉन्ड ब्रेक करता है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कि इसको दे के बैठ गए और बॉन्ड ही ब्रेक नहीं करवाया, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वैलेंसी ज्यादा कर रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये आ गया, ऐसा ही था? बताओ एक बार मेरे को, ऐसा ही Yes, करवाया ma'am. था? ठीक है, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और यहाँ से Cl निकल के ये इस तरह से बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, ठीक है? ये अभी अभी तो आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बट आगे जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएंगी चीजें। तो बेसिकली यहाँ से मैंने HCl निकाल दिया, ठीक है? HCl निकाल दिया। तो अर्शिता ने ये पूछा कि मैम आपने HCl तो निकाल दिया, वो तो गया, तो आपने Cl नेगेटिव कहाँ से लेकर आ गए आप? समझ रहे हो सारे क्वेश्चन की क्या पूछा था उसने मुझसे, कि आपने HCl तो निकाल दिया था, लेकिन आपने तो हमें बताया था कि ये यहाँ पे अटैक करके ये बॉन्ड ऐसे जो है ब्रेक हो जाएगा, बेसिकली ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यही बताया था मैंने क्लास में। एक्चुअल में बच्चे मैकेनिज्म कैसा होता है, तभी मैंने कहा था इसको मैं एक बार कराऊंगी, एक बार और कराऊंगी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जो ये Cl है ना, इधर देखो सारे, ये जो Cl है ना, ये इस तरह से माइग्रेट होता है और ये ग्रुप ऐसे निकलता है, समझ रहे हो? तो यहाँ से बेसिकली तुम्हारा RCl बनता है और SO2 गैस बाहर निकलती है, और जो इस मैकेनिज्म का जो नाम होता है वो होता है SNI। अभी मैं तुम्हें SN1 सिखाऊंगी, SN2 सिखाऊंगी, ऐसे एक SNI भी होता है। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, I मतलब इंटरनल। ध्यान से सुनना, मतलब बेसिकली क्या किया, Cl जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो आके लगा और इस ग्रुप को बाहर निकाल दिया, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो गया, खुद आके दूसरे वाले को निकाल दिया। इंटरनल क्यों बोला? क्योंकि इसी मतलब जो आपके पास ये कंपाउंड बना है इसी में से ही Cl आया, बेसिकली आपके मॉलिक्यूल के अंदर से ही Cl ने अटैक किया, इसलिए इसको बोला गया इंटरनल। समझे अर्शिता? तो अर्शिता ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया था, मैम HCl निकल गया तो आप Cl नेगेटिव का ऐसे अटैक कैसे करवा रहे थे? तो नहीं, वो ऐसे नहीं होता, रिएक्शन के अंदर से Cl निकल के आता है, इसलिए इसका नाम होता है इस मैकेनिज्म का SNI, जो मैं आपको बाद में बताने वाली थी जब मैं आपको SN1 और SN2 करवाऊंगी। समझ रहे हो? और ये पेपर में भी आता है क्वेश्चन, ये पेपर में भी आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाता है। समझे हो सारे के सारे कैसे? Yes, ma'am. है ना, अंदर ही मॉलिक्यूल के अंदर से ही जो है Cl जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है और ये बाहर निकल रहा है, ठीक है? और आपको RCl मिलता है, ठीक है? चलो, और कुछ, और किसी को कोई उसमें डाउट आ रहा हो? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना जीओसी की कुछ स्लाइड्स ओपन करती हूँ इंपॉर्टेंट वाली, और थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, चलेगा? अरे बोलो। Yes, ma'am. बोला करो ना। जीओसी की स्लाइड्स कहाँ गई? Yes, ma'am. हाँ हर्षित बोलो। Yes, ma'am. देखो, हाइपर कंजुकेशन वाली देखी किसी ने स्लाइड? जल्दी जल्दी सुनते जाओ, ठीक है? डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार थोड़ा जल्दी सुनते जाओ क्योंकि ये काम आएंगी तुम्हारी चीजें। देखो बच्चे
जब भी आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हो ना, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता लगाना आना चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन है क्या, देखते कैसे हो, है ना, इंडिकेशन क्या है, पता कैसे चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जैसे ये क्या है, यहाँ पे देखो इधर, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चा, अल्फा कार्बन बोलते हैं। बस एक नाम दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सुन रहे हो सारे, अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और अगर उस कार्बन पे एटलीस्ट 1 H भी प्रेजेंट है तो वो पक्का हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सुना सबने? जैसे देखो पॉजिटिव Yes, के साथ ma'am. यहाँ पे क्या है, ये वो क्यों नहीं आ रहा, ओके ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे 3 H है ना, यानी कि ये 3 H क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो 3 अल्फा H है। तो जितने अल्फा H होते हैं बच्चे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। एक और चीज क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाइपर कंजुगेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। मतलब जैसे देखो ना, CH का सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, इधर देखो CH का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कार्बन के पास जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वहां पे जा रहे हैं। अगर तुमने वीडियो को ध्यान से देखा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। वो कौन से इलेक्ट्रॉन है बच्चे, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, नीट में 2 बार आ चुका है और अब भी आगे आने के चांसेस है। समझे क्या बोला? तो डिटेल में तो आप लोग वीडियो से देख लो। किसी ने देखी है ये हाइपर कंजुगेशन वाली? Yes, ma'am. तो समझ, अर्शिता के अलावा मानसी ने देखी है? कल बच्चे बहुत ज्यादा थे, आज बच्चे बहुत कम है, 14 स्टूडेंट्स हैं बस। चलो ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अल्फा एच देखने आते हैं तुम लोगों को। अल्फा एच ना अभी भी बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, इवन जो फोटोन 12R के स्टूडेंट्स है ना वो बहुत गलती कर रहे हैं। इसलिए मैंने ना बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे सो दैट तुम गलती मत करना। तो आई थिंक अल्फा एच देखने आते हैं तुम लोगों को। अगर मैं ये थर्ड वाला बताऊं तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाले कार्बन को देखना है तुम्हें, एडजेसेंट कार्बन को। कितने एच है, 2, और यहाँ पे कितने, 3। तो टोटल कितने अल्फा एच हो गए बच्चे, 5 हो गए। तो 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनको ट्राई कर लेना, करे भी होंगे, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चे एल्कीन में भी हाइपर कंजुगेशन होती है, एल्कीन में भी हाइपर कंजुगेशन होती है, ठीक है, ओके। कैसे होती है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। अभी देखो ध्यान से देखो, ये क्या आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पे CH। अब कैसे होगा, अभी ना ध्यान से देखना, अगर मैं इस बॉन्ड को, जो तुम्हें ग्रीन वाला दिख रहा है, अगर मैं इसको इस तरह शिफ्ट कराऊं तो CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना। अब CH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मींस वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एल्कीन में भी बच्चे क्या है, आप हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, इसमें हाँ जी, हाँ जी बोलो। इसमें कैसे पता लगाओगे कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं? उसमें क्या देखते थे हम कार्बोकेटाइन में, कि कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन। इसमें हम कैसे देखेंगे, जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ वाला कार्बन। जैसे ये देखो, इसके साथ तो कोई कार्बन नहीं है, इसके साथ ये वाला कार्बन है। कितने एच लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो कितने अल्फा एच हो गए, 3 हो गए। तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। समझे, समझ रहे हो? Yes, ma'am. जैसे इसमें देखो, अगर मैं ये थर्ड वाला एग्जांपल बताऊं तो देखो इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने कहा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन, एक ये और एक ये। ध्यान रखना कार्बन शुड बी अल्फा। तो अल्फा अल्फा कितने एच है, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ऐसे आप किसी का भी पता लगा सकते हो। जैसे इसका देख लो, सेकेंड रो में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये वाला कार्बन है, इसको मत काउंट करना CH3। देख पा रहे हो सारे, इस वाले को मत करना, यहाँ पे एक ही एच है। ऐसे ही
यहाँ पे 2 H है, तो टोटल कितने होंगे, 3 हो गए। तो इसकी गलती मत करना, 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, है ना। और जेई में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि जेई में इसको इजी माना जाता है, बट नीट में हमारे आ सकता है। नीट में मैं फिर बोल रही हूँ बच्चा, ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं आती है, नहीं आती है, तो हमें ऑर्गेनिक को छोड़ के नहीं जाना है। हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम नीट में जो है मोस्टली क्वेश्चन ऑर्गेनिक के अटेम्प्ट करके आएंगे। समझ रहे हो। मैंने तुम्हें जीओसी करा दिया हाइड्रोकार्बन की, मानसी ने आई थिंक लिंक मुझसे मांग लिया था आप भी ले लेना चाहिएगा तो, ठीक है। और मैं सारे के सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर जो तुम्हारे 12th में वो करवा रही हूँ। तुम खुद सोचो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, क्वेश्चन उन्हीं में से ही आना है, समझ रहे हो। और क्वेश्चंस मैं तुम्हें ऑलरेडी दूंगी, मैंने तुम्हें बोला कि क्वेश्चंस की कमी नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो ऑर्गेनिक को बच्चा स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस नहीं बनानी है। और सच्ची बता रही हूँ, अगर तुमने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर लेना, तुम मुझे यही आके बोलोगे नीट का, अगर तुम जब तुम एग्जाम दोगे, मैम ऑर्गेनिक हमारी सबसे अच्छी गई। क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में ना ये एक तरह से फोबिया होता है, और ये ऑर्गेनिक है, वो करके ही नहीं जाते। और एग्जामिनर को ये चीज पता होती है, बच्चे ऑर्गेनिक कम करके आते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते हैं। जेईई मेन में मैं मानती हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं क्वेश्चन, लेकिन नीट में क्या होता है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे करके ही नहीं आते, ऑर्गेनिक बहुत कम करके आते, तो वो क्वेश्चन का लेवल इतना अप नहीं करते हैं। खुद देखना, बेशक 3-4 साल के पेपर उठा के देख लेना नीट के, है ना। और तुम करके जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑर्गेनिक में स्कोर करके आओगे, ठीक है। ऐसी सेम फ्री रेडिकल में भी वही देखना है, जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है उसके साथ वाले कार्बन पे कितने अल्फा एच हैं वो आपको काउंट करने हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन की तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, बेसिकली कंडीशन पता होनी चाहिए। यस यस, हाँ जी, हाँ नितिका बोलो बेटा। वो मैम गलती से हो गया था। ठीक है, देखो, एक तो ये पता होना चाहिए, साथ में ये पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन के केस में सिग्मा पी ओवरलैपिंग हो रही है, इतना समझ में आ गया सबको। और कैसे हो रही है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, आप वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बोल दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, आज कौन एब्सेंट है मुझे बताएगा क्या कोई? आज तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। श्वेता का तो आई थिंक Yes, नेटवर्क ma'am. नहीं आ रहा। कौन कौन नहीं आया? बॉयज में तो सिर्फ एक पीयूष ही है और हर्षित आया आज, बाकी कहाँ गए? कौन नहीं आया वैसे आज? फिजिक्स में भी कम था। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? चलो चलो ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल में भी सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है। हाँ संतोष इज प्रेजेंट बच्चे, आई नो। सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है फ्री रेडिकल में भी, बट ये ध्यान रखना, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है तुम्हारे पी ऑर्बिटल में, तो सिग्मा और पी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, जबकि कार्बोकेटाइन में पी वाली टोटल मतलब फुल्ली वैकेंट थी। देख पा रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, है ना। एल्कीन्स में क्या होता है, ध्यान से सुनो, एल्कीन्स में क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी सीएच की, साथ ही साथ पाई स्टार होगी। पाई स्टार का मतलब समझते हो, देखो इधर ये पाई बॉन्ड है बच्चे, एक सिग्मा है। तो ध्यान रखना, जब तुमने एमओटी डायग्राम पढ़े थे ना, कहाँ पे पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग में, तो जब तुम केमिकल बॉन्डिंग में वो एमओटी डायग्राम पढ़ते थे तो तुम सिग्मा के साथ सिग्मा स्टार भी बनाते थे, पाई के साथ पाई स्टार भी बनाते थे, याद है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है बच्चे, एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा के साथ उसका साथी सिग्मा स्टार भी प्रेजेंट होगा और पाई स्टार भी प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, मतलब बेसिकली जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करवाया तुमने, पाई बॉन्ड जब ब्रेक करवाया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उसके पाई स्टार में जाएंगे। ध्यान रखना, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ। और जो वीडियो अपलोडेड है ना यूट्यूब पे, वहां पे भी आप देख सकते हो, वहां पे भी मैंने बताया, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा उसके एंटी बॉन्डिंग में बच्चा इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार जा रहे। किसका पाई स्टार बच्चे, कार्बन कार्बन के पाई स्टार, ठीक है। जैसे अगर मैं चलो बना के भी दिखाती हूँ, एक मिनट रुको, अलग से पेज ले लेते हैं। ये देखो, ये है, सपोज ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, बना दो 4। तो ये सिग्मा हो गया, पाई हो गया, पाई स्टार हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, ठीक है जी। हाँ या ना, जल्दी बोलो, मैं पूरा Yes, ma'am. टोटल है Yes, 4, ma'am.
टोटल है 4, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ही करते हो। तो यानी कि वैकेंट कौन सा हुआ, पाई स्टार। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ जाएंगे बच्चा, बताओ, पाई स्टार में। अब समझ में आया, अब समझ में आया, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो ये आप कर लोगे, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट आपने देख लिया। रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ लगता है, बेसिकली आपको पता है, जहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है, सिंगल डबल इस तरह से होते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन, जहां पे कंजुगेशन नहीं है वहां पे रेजोनेंस का सोचना भी मत। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर भी बताए थे तुम्हें कि कैसे कैसे ध्यान रखोगे। जैसे यहाँ पे देखो, डबल सिंगल, यहाँ पे रेजोनेंस होगी। इसमें क्या है, देखो सीएल के लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। ठीक है, देख पा रहे हो, बॉन्ड है, फिर सिंगल है, ये है, बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ये अभी अर्शिता ने पूछा था मैम ये कैसे बताया, देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आ गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर आ गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलो, आई थिंक और ज्यादा तो मैं डिटेल में बच्चे यहाँ पे नहीं करा पाऊंगी, बट कोई भी डाउट आएगा ना डेफिनेटली आई विल टेल यू, तुम टेंशन ना लो। कुछ भी डाउट आता है रेजोनेंस मतलब इसमें जीओसी में, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और 2 असाइनमेंट अपलोडेड है, 2 असाइनमेंट अपलोडेड है। एक की तो इवन कल मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी करवाई थी, अगर वो समझ में नहीं आता है वैसे तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो। तो अपना ना डेली का टाइम रख लो कि मुझे आज 2 वीडियो तो जीओसी की देखनी ही देखनी है और क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो हम अभी क्या कर रहे थे, हाँ, तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था, कल हमने कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे हम, कल हो गए थे, है ना। तो आज हमें क्या करना है बच्चे, आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, उसका फिजिकल स्टेट, उसका कलर, ये सब डिस्कस करते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी कराया था कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए एज कम्पेयर टू जो स्मॉलर सरफेस एरिया। ये वाला पॉइंट याद है, ठीक है। अगर ब्रांचिंग हो जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। अगर ब्रांचिंग ज्यादा है मतलब उसका सरफेस एरिया कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मोलिकुलर मास, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगी, टेंशन ना लो। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही ज्यादा होगा। या आप बोल सकते हो जितने स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ये मैं करवा चुकी हूँ। अच्छा, किसी बच्चे ने मेरे साथ अटेंड की थी क्या क्लास, जब मैं हाइड्रोकार्बन कराती थी जुलाई में, अगर याद हो तो किसी को। हम स्टार्टिंग में जो 11th का करवाया था वही ना? हाँ 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 हाँ, वही वही। यस मैम, लिया था। हाँ सौरभ बोलो, है ना। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी आपका बॉइलिंग पॉइंट। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आया, जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे, है ना, वो पढ़ते थे ना, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, है ना, लंदन फोर्सेस, है ना, ये पढ़ते थे ना आप लोग। तो वंडरवॉल फोर्सेस में वही आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, CH4, ध्यान से देखना, कर लोगे आराम से, वैसे इतना नहीं पूछा जाता है। CH3Cl, CH3Br और CH3I। आपको क्या करना है ना, इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो कैसे करोगे, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे इन सब में से, सरफेस एरिया वाला, मोलिकुलर मास वाला, या कौन सा, बताओ बताओ। मॉलिक्यूलर मास वाला। मोलिकुलर मास वाला, क्योंकि सरफेस एरिया तो तुम नहीं बता सकते हो, सबका सेम ही है। तो आपको पता है आयोडीन का मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है सबको कैसे किया मैंने, यस मैम, यस ठीक मैम। है। उसके बाद एक और लिखते हैं यहाँ पे, हाँ ये इतना खास भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में ना क्वेश्चन आ जाते हैं।
ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? सरफेस एरिया के बेसिस पे, है ना, क्योंकि Yes, ma'am. क्लोरीन क्लोरीन तो है ही, या मॉलिक्यूलर मास पे भी आप बोल सकते हैं, बट सरफेस एरिया हमें ज्यादा दिख रहा है इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे देखो CH3 CH2 3Cl CH3 2 CH CH2Cl CH3 CH2 CH Cl CH3, नीचे लिख रही हूँ CH3 3 का होल थ्राइस CCl। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे बताओगे, को सोचो एक बार, ये किस बेसिस पे बताओगे? ब्रांचिंग हो रही है क्या यहाँ पे कहीं पे? इसको मैं ऐसे लिख दूं, बताओ? Yes, ma'am. है ना, ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। देखो ना, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, इसको कैसे लिखोगे, इधर देखो ना, ऐसे लिखोगे ना इसको, इसको कैसे लिखोगे? देख लो अब, हाँ जी बताओ, ऑर्डर बताओ, कहाँ गुम हो गए? सबसे पहले किसका लगाऊं, कौन है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? आवाज आ रही है क्या? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का। Yes, फिर ma'am. इसमें कंफ्यूजन हो रही है क्या? हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो रही है क्या? नो मैम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ब्रांचिंग है। इसको मैंने पहले क्यों लगाया, बताओगे कोई? बताओगे? मॉलिक्यूलर मास याद है आई थिंक इसका, बताओ। देखो देखो, अरे सो क्यों गए सारे के सारे, कुछ और बता दिया क्या मैंने? देखो ना इधर, रुको मैं दोबारा से बनाती हूँ। ये है, ठीक है, और ये वाला क्या है? CH3 CH2 है ना, यही। अब इन दोनों में से देखो कैसे डिसाइड करने वाले हो तुम, बताओ। एक बार मैं देखती हूँ, मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा ना। CH32 CH, ओके, CH32 CH CH2 Cl CH3 CH2 CH Cl CH3, हाँ ठीक है। देखो बच्चे, जो ये वाला है ना, अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा देखूं जो मेरी बुक में है ना, 342 और 341 है, आपको भी दिख रहा होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। देख पा रहे हो सारे बच्चे, देख पा रहे हो? यस मैम। यार सो मत जाया करो तुम, ठीक है। तो अगर मैं इसको आप इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा बताऊं ना, तो इनका इसका 342 है और 341 है, अप्रोक्स सेम ही है, ठीक है। वैसे आप इसको सरफेस एरिया के बेसिस पे ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है और इसका जो है सबसे कम है, इस वजह से ये वाला पहले आएगा और ये वाला लास्ट में आएगा, इन दोनों के बीच, क्योंकि सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर, इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही है और सरफेस एरिया भी देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लगभग लगभग क्या है, सेम है, ठीक है। अभी हमें देखना है बच्चे हेलोएरिन्स में क्या सीन है। ये देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसका नाम तुम बताओगे, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, और इसका नेम क्या है, बताओ मुझे। इसमें से ऑर्थो, मेटा और पैरा वाले कौन से, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी बताओ। 2-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन।
शाबाश। 1,2 अमन भी आ गया। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तान्या नहीं है क्या यहाँ आज? तान्या, श्वेता कहाँ गई? अच्छा तान्या है, श्वेता का आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, ओके इसका नाम क्या होगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या यू कैन ऑल्सो से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगर मैं बच्चे इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखना जो पैरा वाला है, ये वाला पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है देन ऑर्थो वाले का और देन मेटा वाले का। ठीक है, ऑर्थो और मेटा का लगभग लगभग सेम होता है, पैरा वाला का इन सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डाटा बताऊं तो इसका ऑर्थो वाले का होता है 256, इसका होता है 249 और इसका बहुत ज्यादा होता है 323। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को हम मान लेते हैं अप्रोक्स सेम है। तो इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? जो सौरभ कल बता रहा था, सौरभ आप बता रहे थे ना वो पैकिंग वगैरह, क्योंकि जो ये बच्चे पैरा वाला होता है वो सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल सिस्टम, है ना। मॉलिक्यूल्स जो लैटिस में जो पैक होते हैं वो काफी क्लोजली होते हैं, सिमेट्रिकल है ना, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उनका लैटिस में। इस वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को मेल्ट करने के लिए। इस वजह से जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा। ध्यान रखना, रखोगे ध्यान? Yes, ma'am. लो, molecules closely pack in crystal lattice, बस। ठीक है, चलो अब आप कहोगे मैम इंपॉर्टेंट है क्या इसमें से? नहीं है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि और भी बहुत चीजें होती है। लेकिन हाँ, पेपर को अगर थोड़ा सा ऑर्गेनिक इजी देनी हो तो डेफिनेटली जो है बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन दे सकते हैं, वो भी इसमें से नहीं, जो हमने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स, उसमें से वो दे सकते हैं। कंसेप्ट सेम ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का, बस ये वाला जो है तुम ध्यान रखना, ये वाला। और क्वेश्चन को देख लेना कि आप सरफेस एरिया से एक्सप्लेन कर रहे हो, ब्रांचिंग से एक्सप्लेन करो, मॉलिक्यूलर मास से एक्सप्लेन करो, किससे एक्सप्लेन करो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है उसके बाद है बच्चे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ है? क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? क्या मेजर करता है डाइपोल मूवमेंट? बताओ बताओ। एक तो हमने वहां पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में तो हमने फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे हमें थोड़ा क्या देखना है, कुछ और देखना है ना। तो क्या करता है बेसिकली डाइपोल मूवमेंट? बताओ। मेजर्स द पोलैरिटी, सुना है? Yes, ma'am. हम क्या बोलते थे? पोलैरिटी का मतलब क्या है बताओ? पोलैरिटी कब आएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। हाँ, हाँ ये ना, क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर विल बी द डाइपोल मूवमेंट। बताओ। हाँ, Yes, ma'am. लिखो फिर। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर विल बी द डाइपोल मूवमेंट। चलो ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। चलो ओके, तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ध्यान से देखना। CH3F CH3Cl, ये आया हुआ है पेपर में जो मैं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे, CH3Br CH3I। उन्होंने पूछ रखा है बच्चे आपको ना डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है? डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आप वो कैसे बताओगे? आप ये कहोगे मैम अभी आपने बताया जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा। इट मींस आप ये बोलोगे कि CH3F का जो होगा सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, हाँ या ना? ये बताओ। Yes, ma'am. बताओ, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन तो सब में सेम है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि CH3F में जो होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है इसका? ये होता है, यहाँ पे लिख लो, लिखा करो। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर कि CH3F का पहले आएगा, देन CH3Cl का, देन CH3Br का, देन CH3I का। ये होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, अगर तुम ये वाला जो मैंने लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन एक्चुअल में क्या ऑर्डर आता है इसका?
CH3F सॉरी CH3Cl पहले आ जाता है, CH3F देन CH3Br और फिर लास्ट में वही CH3I। अब ये ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो इधर, इसको क्या कर लो तुम, इसमें कर लो। तो होता क्या है बच्चे, अगर आपने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखो, इधर देखो, ये पढ़ा था Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस पढ़ा था Yes, ma'am. अभी, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. चार्ज है, चलो चार्ज तो तुम्हें पता है सेम है, क्यों, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो चार्ज के बेसिस पे तो तुम नहीं बता पाओगे। बचा डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप जब बुक्स में देखोगे ना बेटा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्लोरीन का साइज ना बहुत छोटा होता है, समझ रहे हो, जो CS कार्बन और F के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, समझ रहे हो, बहुत कम है एज कंपेयर टू CH3Cl। मतलब बेसिकली जो ये डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कौन से वाले फैक्टर को डोमिनेंट मानेंगे, डिस्टेंस वाले को, कि डिस्टेंस जो है इनमें कम है, और कम है तो इसका जो डायपोल मूवमेंट भी होगा लिटिल बिट कम होगा, किसके कंपैरिजन में बच्चा, CH3Cl के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, लिखो इसका बॉन्ड लेंथ, ताकि तुम्हें याद रहे बॉन्ड लेंथ कम होगी, यही डोमिनेंट फैक्टर होता है यहाँ पे। अदरवाइज वैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम यही वाला लगा के आओगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर विल बी डायपोल मोमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट घुसा है, और इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट घुसते ही समझ जाओ एक्सेप्शन शुरू, समझे। ये वाला एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि आपको डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना था, सारे बच्चे यही ऑर्डर लगा के आएंगे एक्सपेक्टेड वाला, लेकिन ध्यान रखना इसमें ट्विस्ट है, इसमें बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। Okay, ma'am. चलो उसके बाद अगर मैं डायपोल मूवमेंट देखूं बच्चे हेलोएरीन के केस में, यहाँ पे मैं फिर ऑर्थो और क्लोरोबेंजीन बना रही हूँ, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये भी पेपर में, ये ओके। डायपोल मूवमेंट की बच्चे डायरेक्शन क्या होती है, तुम्हें पता है, डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो Positive to डायपोल, negative. हाँ, डायपोल मूवमेंट की बच्चे डायरेक्शन कैसे होती है, जो आपका एरो है वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ऐसे जाएगा, हाँ या ना, Yes, ma'am. और देख रहे हो सारे, और क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से आएगा, देख पा रहे हो, Yes, ma'am. समझ रहे हो, ये पढ़ा है ना डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की बच्चे डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा एक्टिव होके बैठो, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये ऊपर जा रहा है और नीचे वाला नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चा पैरा वाले में, बताओ, 0. Zero. चलो ये तो ठीक है मैम, आप कह रहे हो ये तो हमें समझ में आ गया, पैरा वाला पता लगाना बहुत इजी रहता है, डायरेक्टली तुम क्या करते हो, डायपोल मूवमेंट 0, ठीक है। एक और बात, जो डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यहाँ से नहीं आते, वो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना क्रैश कोर्स में, तब वहां पे मैं आपको सारा डायपोल मूवमेंट का बताऊंगी, कैसे कैसे ट्रिक बताऊंगी, कैसे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक में कैसे देखना है वो अभी सुनो। अभी कहोगे मैम आपने ये तो बता दिया, ये कैसे बताओगे, तो आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है, जो मैथ्स वाले बच्चे वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं, देखो ऐसा बच्चा, इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा बीच में, ठीक है। Yes, ma'am. ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कहोगे मैम इनका डायपोल मूवमेंट 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ऑर्डर बता दो डायपोल मूवमेंट का, मुझे डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बता दो, कैसे करोगे, तो आप ये कहोगे मैम पैरा वाला तो सबसे पीछे आएगा, लेकिन बच्चे आप ऑर्थो और मेटा को कैसे एक्सप्लेन करोगे, उनका ऑर्डर कैसे लगाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, अगर मान लो बच्चे ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर
या अगर मैं ये मानू x1 x2, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 2x1 x2 कोस थीटा, ये है पैरेललोग्राम लो। मतलब आपको करना नहीं है, सिर्फ देखो, इसका इतना कंफ्यूज मत होना मैम ये क्या मैथ्स बता रहे हो, यहाँ पे मैथ्स वालों को पता होगा, ठीक है। लेकिन ये एक होता है जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है x1 और x2, ठीक है। बस आप यहां से देखो, यहां से क्या रिलेशन निकाला, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, बोलो। हाँ ये Yes, ma'am. ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, सपोज बच्चे अगर थीटा 90 होता है, थीटा 90 मतलब कोस 90 जीरो होता है, अगर नहीं पता तो ध्यान रखो इतना, तो कोस 90 बेटा जीरो होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे ही बढ़ी म्यू की वैल्यू कम हो गई, हाँ या ना। ऐसी अगर मान लो थीटा में जीरो लेते तो कोस जीरो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि थीटा कम म्यू ज्यादा। क्या ये वाली चीज बोल सकती हूँ? Yes, ma'am. तो यहाँ पे यानी कि मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, इधर देखो, क्या एग्री करोगे, 1/थीटा, बताइए। Yes, ma'am. बस इतना ध्यान रखना है, अब जो ये पैरेललोग्राम लो जो बताया भूल जाओ, बस ये ध्यान रखना कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब देखो ध्यान से कैसे अप्लाई करोगे, देखो इधर यहाँ पे एंगल क्या है, इन दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 60 डिग्री है। और यहाँ पे कितना है बच्चे, ये 120 डिग्री है, और यहाँ पे कितना था बच्चे, 180 डिग्री है, ठीक है। तो जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट सबसे कम, तो पैरा वाले का सबसे कम, देन मेटा, देन ऑर्थो। क्या समझ में आया? सोच समझ के बोलना, 14 स्टूडेंट्स आर देयर, बताओ। ये देखो ना, Yes, ये ma'am. कितना एंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है बच्चे एंगल, ठीक है। और ये कितना होगा आपका, ये 120 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा एंगल उतना कम डायपोल मोमेंट। तो ऑर्थो वाले का बच्चा सबसे ज्यादा, देन मेटा वाले का, देन पैरा वाले का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे टाइप का आएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये एंगल वाला थोड़ा दिख रहा है कि एंगल का डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस आते हैं, डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट लगाना वहां पे, जिसका थीटा ज्यादा, थीटा नॉट कोस थीटा, जिसका थीटा ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा, उसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दूसरे डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, इसके अलावा अगर तुम्हें इसका एक्सपेरिमेंटल भी समझना, एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखना है तो लिख सकते हो। जो आपका ऑर्थो वाले का होता है बच्चे, वो होता है 2.54 डी बाय डायपोल मोमेंट की यूनिट, और जो मेटा वाला है उसका होता है 1.72 डी बाय, और इसका तो 0 ही होता है पैरा वाले का, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। चलो, उसके बाद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बेटा सोल्युबिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? सोल्युबिलिटी। तुम बताओ सोल्युबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जो आपके ये हेलोएल्केन्स हैं या हेलोएरीन्स हैं, वो सोलुबल होंगे या इनसोलुबल होंगे वाटर में? सोच समझ के बोलना, सोचो। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स आर सोलुबल। सोलुबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको वाटर में, बताओ ना एक बारी। लाइक डिसोल्व लाइक, Yes, है ना? ma'am. समझ रहे हो? लाइक डिसोल्व लाइक। चलो, लाइक डिसोल्व लाइक, तो आप बोलोगे मैम आपने बताया था कि जो CX का नेचर होता है वो पोलर होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पोलर होगा। और अगर पोलर होगा तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो वो तो डिसॉल्व होना चाहिए, यही बोलोगे, यही बोलोगे ना। लेकिन होता क्या है बच्चे, ये इनसोलुबल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सोलुबल नहीं होते हैं। जो आपके लोअर हेलोएल्केन्स होते हैं वो तो कुछ हद तक फिर भी सोलुबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होगा तो वाटर क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये क्या है, वाटर है, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पता है ये चीज तुम लोग, है ना। और एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पता है ना ये वाली चीज तुम लोगों को? Yes, ma'am. है ना, ये पता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन भी है, इवन जेई में भी आया हुआ है, ठीक है। चलो, अभी एक बात सोचो
जब आप हेलो एल्केन ले लो चाहे हेलोरीन ले लो, जब आप उसको पानी में डालोगे तो वाटर वाटर की इंटरेक्शन जो थी वो ब्रेक होंगी, हेलो एल्केन और जो हेलोरीन है उनकी और वाटर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन, नई नई इंटरेक्शन डेवलप होगी, हाँ या ना, बोलो। वाटर वाटर के बीच तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर एल्काइल हैलाइड डालोगे, सपोज यही डाल रहे हो, तो इसकी और वाटर की भी तो कुछ नई नई इंटरेक्शन बनेंगी, हाँ या ना। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या वाटर वाटर की इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या एल्काइल हैलाइड और वाटर की इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? ऑब्वियस सी बात है, वाटर वाटर की। तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा किसी को तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो इतने ज्यादा सोल्यूबल वो नहीं होंगे। अब जो मैंने ये बोला है इसको आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखिए, लिखो। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, लिखिए। हेलोएल्केन्स and haloarenes are insoluble in water, ठीक है, because, लिखो, because less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and haloarine and water molecules because these are not as strong as the hydrogen bond already existing between the water molecules. लिख लिया? फिर बोलूं? हाँ जी स्तुति। यस मैम। क्या हो गया आज? मैम रिपीट करना एक बार। अच्छा, स्तुति नहीं है क्या यहाँ पे? मैं रिपीट कर रही हूँ। मैम यहीं पर हूँ। कहाँ गुम थे? सुन रहे थे? यस मैम। अच्छा जी, चलो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज लेस एनर्जी रिलीज्ड, या बिकॉज मत लिखो, लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू इंटरेक्शन लिखो या अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या लिखवाया? ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े। अभी तक किसी को कोई डाउट है? जितना भी हमने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन पढ़ा वो सारा इन्हीं स्लाइड्स में है, जितना भी अभी तक हमने किया है वो सारा इन्हीं स्लाइड्स में है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने नोट्स में ना जो कल अपलोड किए थे उसमें पहले वाला भी था, इसलिए मैं लिख रही हूँ लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1+2, लेक्चर नंबर 1+2+3, ठीक है, ऐसा करके लिख रही हूँ ताकि आपको वो ना हो डाउट, ठीक है। चलो यहाँ पे ना मैं स्लाइड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होगा। एक मिनट रुक जाओ। अभी ना यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट वाला अभी पॉइंट आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो देखो बेटा, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, देखो प्लीज मैं बोल रही हूँ जीओसी कर लेना, उसके क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना मैं मॉड्यूल अपलोड करूंगी, तो उस मॉड्यूल में क्या होगा बच्चे, आपके जीओसी के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल ना उसमें 300-250 के आसपास क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले बेसिक से मीडियम देन हाई लेवल के क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ऐसी टोटल 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में रहेंगे 250 के आसपास, सेकंड में आई थिंक 100 होंगे और थर्ड वाले में 50 के आसपास होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज दूंगी बच्चे वो तो आपको करनी ही करनी है, जैसे चाहे धीरे धीरे करके करो, चाहे 50-50 क्वेश्चंस करके करो, बट करना है। मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, वहां पे करना स्टार्ट करना, ठीक है। जो पहला टॉपिक है ना उसमें वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे क्वेश्चन है। क्या सभी को पता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? यस मैम।
जिसको Yes, नहीं ma'am. पता वो मेरी वीडियो देख लेना, पहला टॉपिक यही है उसमें, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक उसमें यही है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप रहे, इसलिए स्टार्टिंग में जो है इजी क्वेश्चन है, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा उनका, ठीक है। इसलिए साथ साथ जीओसी को देखते जाओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ओके, तो बच्चे आज का जो टॉपिक है ना, देखो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स वाली, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए, किसके, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, नोमेनक्लेचर हमने कर लिया, ठीक है। अभी जो है हमारे पास बच्चे वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। चल अभी ना ध्यान से समझना, इसको ना बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से क्वेश्चन आता है ना, यहीं से ही आता है, ठीक है। जितना हमने करवाया उसमें से भी आता है, लेकिन इतने ज्यादा चांसेस नहीं है जितने यहाँ से। हाँ जी, हम स्क्रीन हैंग हो रही है, अभी ब्लैक हो रहा था। नहीं नहीं मैंने कुछ लिखा ही नहीं बेटा, ठीक है। तो हमें बच्चे यहाँ पे डिस्कस करनी है न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान से समझना एक एक चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ, देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, कौन आएगा यहाँ पे, हाँ जी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रो, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट होगा किसी और की जगह, खुद आएगा किसी और को बाहर निकालेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, मैं सिंपल ये ले लेती हूँ CH3Br ले लेती हूँ, ठीक है बच्चा। अभी मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट क्लास में नेचर, कि ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ब्रोमीन एक्वायर पार्शली नेगेटिव एंड कार्बन एक्वायर पार्शली पॉजिटिव, हाँ या ना। एक बार जल्दी से बच्चे थम्स अप दे दो मुझे, क्या इतना क्लियर हो रहा है, सो देट मुझे पता चले, अगर कहीं पे भी डाउट है मुझे रोक दो, हम फिर से पढ़ लेंगे वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑर्गेनिक में मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अटेम्प्ट ना करके आओ क्वेश्चन, है ना। और जब तुम अपने क्रैश कोर्स वाले बैच में आ जाओगे ना, तो फिर तुम्हारी देखना खींच के लूंगी तुम सबको। पीयूष बच्चे आपके पास मैथ्स है? नो मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बाय बाय, फिर तो तुम मेरे पास ही आओगे, ठीक मैं है। हूँ उस कोर्स में। तुम्हारे पास कॉल आया था? कॉल नहीं आया था, पर नाम था वहाँ सर। अच्छा अच्छा, यस सर ने बताया था क्या? हाँ ठीक है, नेम था तो डेफिनेटली यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों का ना एक्चुअली डेटा नहीं था, जिसकी वजह से कॉल नहीं आया, और तुम्हारे हमारे पास बेसिकली डेटा नहीं था, तो यस सर ने आई थिंक बता दिया होगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, तो अगर तुम सबको एक बार मैं देख लेती हूँ कितने थम्स अप आए हैं मेरे पास, है ना, एक मिनट रुको। महक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके ठीक है। हाँ, तो एक बात बताओ, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, तो मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, हाँ या ना। कार्बन एक्वायर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कोई उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, बताओ, अरे बताओ ना। न्यूक्लियोफाइल Yes, ma'am. इलेक्ट्रोफाइल के पास ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा, है ना। और मैंने हमेशा कहा है, जब कोई चीज किसी के ऊपर अटैक करेगी तो एक चीज वहां से बाहर निकलेगी फॉर श्योर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो भैया Br क्या करेगा, चलता बनेगा। क्यों चलता बनेगा, अगर सपोज आप Br को बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सपोज न्यूक्लियोफाइल लगा देते हो, तो यहाँ पे आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, और आपको पता है कार्बन के 5 बॉन्ड तो कभी नहीं होते। तो भाई कोई आ रहा है तो पड़ोसी को निकलना भी पड़ेगा वहां से, अगर कोई आ रहा है तो उसको निकलना भी पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है बच्चे, जो निकलने वाला होगा, क्योंकि Br पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ध्यान रखना है जिस न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक करवा रहे हो और जो बाहर निकल रहा है वो वीक होना चाहिए, जो बाहर निकला है वो वीक होना चाहिए, तभी स्ट्रॉन्ग वाला आके उसको रिप्लेस करेगा, समझ रहे हो। तो एक आ रहा है, दूसरा निकल रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं।
ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से मिलता है आपको। और जो ये बाहर निकल गया, बेसिकली ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना, और इसको जो ये चलता बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप। समझ रहे हो, धीरे धीरे सब पता चलेगा मैम, न्यूक्लियोफाइल कौन सा, मतलब कौन सा हमें लेना है, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, सब कुछ धीरे 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 पता चलेगा। अभी तो ये बेसिक ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपके जो बच्चे यहाँ पे सिलेबस में है, वो 3-4 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, एक होती है SN1, एक होती है SN2, एक होती है SNI जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक होती है SN1CB। SN1CB। अब कहोगे मैम ये क्या हमें चारों करनी है? नहीं, चारों नहीं करनी है, हमें सिर्फ पहले 2 करने हैं, ठीक है। पहले 2 करने, क्या क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। SN2 इज सेकंड ऑर्डर, I मतलब इंटरनल, और CB का मतलब क्या है बच्चे, SN1CB क्या है, कंजुगेट बेस मैकेनिज्म होता है। हमें इस पे नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर आप कभी आगे केमिस्ट्री अगर ऑप्ट करते हो, तो आपसे पूछ लें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई बता दो कितने टाइप की होती है, तो 2 मत बोल के आना, क्योंकि बच्चे से हमेशा 2 ही पढ़ते हैं, SN1 SN2, 4 टाइप की तो बता देना, SN1 SN2 SNI SN1CB। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। चलो ओके, थोड़ा आगे चलते हैं हम। चलो इतना तुमने कर लिया, ओके। तो सबसे पहले हम बच्चे यहाँ पे डिस्कस करेंगे SN2 मैकेनिज्म। लिख लो, लिख तो रहे हो ना मेरे साथ साथ। सबसे Yes, पहले हम ma'am. डिस्कस करेंगे SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 क्या है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैसे है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जैसे सपोज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में अभी आपको कराया था, बिल्कुल वैसे ही ले लो। ये देखो ना, 2 बच्चे गायब भी हो गए। ये देखो यहाँ पे क्या है, सपोज CH3X है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और ये क्या है, चलता बनेगा। तो क्या बन जाएगा, यही बनेगा, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, तो SN2 में क्या होता है बच्चे, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, मतलब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका सब कुछ करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कैसे होता है। बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब जैसे ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड साथ में ब्रेक भी हो रहा होगा। तो ये कैसी है बच्चे, 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। दूसरा बच्चे, अगर मैं रेट की बात करूं, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हें पता है रेट क्या होता है? रेट लॉ में हम कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना? बताओ, याद आ रहा है? तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कौन कौन आ गया? एक तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एल्काइल हैलाइड है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर गया। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, या आप बोल सकते हो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो सपोज मैं तुम्हें ये बोलती हूँ कि तुम्हारे पास SN2 रिएक्शन है, अभी तो ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, अभी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूंगी चीजों को, है ना। तो सपोज बच्चे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप ना एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को तो डबल कर रहे हो और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, तो बताओ SN2 का जो रेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। 4 टाइम्स। वेरी गुड, समझ रहे हो, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, CH3X की भी, एल्काइल हैलाइड की भी कंसंट्रेशन पे भी, एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। समझ रहे हो? बोलो। यस। या अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, कार्बन स्केलेटन क्या है? एल्काइल हैलाइड मतलब आप बोल सकते हो कार्बन स्केलेटन,
है ना। कैसा कैसा एल्काइल हैलाइड है, बल्कि एल्काइल हैलाइड है, छोटू सा एल्काइल हैलाइड है, कैसा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक फोर्थ आता है बच्चे टेम्परेचर एंड सोलवेंट, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी जब मैं आपको SN1 पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो मेन हमें ये तीनों चीजें देखनी है कि मैम न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि SN2 होगी। मैम कार्बन स्केलेटन कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्बन स्केलेटन होगा, किस केस में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, किस में स्लो होगी। मैम लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कौन से केस में लिविंग ग्रुप क्या होगा कि SN2 रिएक्शन फास्ट होगी या किस केस में स्लो होगी। यानी कि ये तीनों चीजें आपको ध्यान से पढ़ना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। पहले बच्चे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, मैं बात करूं SN2 की। सपोज बच्चे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव है, एक है एसीटेट आयन है, ध्यान से सुन लेना, पहले बता रही हूँ मैं आप लोगों को। एक वाटर है, ठीक है, और एक है ये एक काम करती हूँ, वाटर को तो सबसे ना बाद में लिखती हूँ। देख रखी है ना इनकी शक्लें, नया नया तो नहीं लगना ना कुछ? नो मैम। चलो ठीक है। तो बच्चे एक्सपेरिमेंटल देखने मतलब जब आप बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया जब आप OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ध्यान से सुन लो, मैं किसकी बात कर रही हूँ, SN2 का रेट। ठीक है, जब ये लेते हो तो मॉडरेट होती है रिएक्शन, ये स्लो और ये स्लो। इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकता है कोई, या चलो मैं कर देती हूँ, अभी ध्यान से सुनना। देखो बच्चे क्या हो रहा है, पहले तो ये माइंड में ध्यान रखो, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इसको बाहर फेंक रहा है, यही सब हो रहा है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए CH3 को देने के लिए, हाँ या ना? हाँ यस मैम। ना। तो एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो एसीटेट आयन है बच्चे, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, डीलोकलाइजेशन। बेटा म्यूट कर लो। वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन में है, तो मतलब इसके इतने इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे। समझे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझे? जबकि इसमें भी सेम, इसमें भी क्या है, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी डीलोकलाइजेशन में है और इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में है, तो रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई। और वाटर क्या है, वाटर तो आपको पता है एम्फोटेरिक है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव भी करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वैसे ही बहुत वीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्या ये कंसेप्ट को समझे? लिख लो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, मोर द डीलोकलाइजेशन lesser will be the nucleophilicity, lesser will be the nucleophilicity। समझे? बताओ मुझे, नहीं तो मैं फिर समझाऊं। क्या बोल दिया मैंने, समझे क्या? यस मैम। है ना। अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था SN2 का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, अच्छी खासी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। एक बात बताओ, किसी को पैसे की जरूरत है, आपके पास खुद ही इतने पैसे हैं कि आप अपना ही गुजारा चला सकते हो, तो आप उसको क्या दोगे? समझ रहे हो? अगर आप किसी को देना चाहते हो, आपके पास भी तो होना चाहिए ना, अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए देने के लिए। तो इनके पास तो अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि इनका अमाउंट तो भैया इसके अंदर जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, तो इतना इजिली नहीं दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन, किसको, एल्काइल हैलाइड को। ठीक है जी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों के केस में स्लो, OH नेगेटिव के केस में सबसे फास्ट। तो यानी कि आपको ये चारों न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता चल गया है। ठीक है, अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं बेटा, तो लिविंग ग्रुप का क्या ख्याल है? लिविंग ग्रुप का क्या ख्याल है? अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो देखा रेट वो क्या है, इसमें सबसे स्लो, वेरी स्लो, मॉडरेट,
इसमें दोनों में फास्ट। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इसको? अगर लिविंग ग्रुप आई है तो बहुत फास्ट हो रही है रिएक्शन, मतलब अगर एक्स यहाँ पे आयोडीन है तो बहुत फास्ट हो रही है रिएक्शन। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बताइए यार, ऐसे मैम मत। क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है न्यूक्लियोफिलिक से, तो हाँ, ये भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा एक और अच्छा रीजन आप दे सकते हो ताकि हमेशा याद रहे। देखो ना, एक बच्चे CF है, ध्यान से देखो, एक CCl है, एक CBr है, एक CI है। कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? जो वीक होगा। और आपको पता है, अभी मैंने बताया नहीं था परसों की क्लास में, CF बॉन्ड छोटा छोटा स्ट्रॉन्ग, Cl बड़ा थोड़ा वीक, साइज कम है। Br और बड़ा, I तो बहुत बड़ा। साइज बहुत ज्यादा है कार्बन और आयोडीन में, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक हो गया तो भैया चलता बंद। समझ रहे हो? तो अगर आयोडीन लिविंग ग्रुप है तो वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, देन क्लोरीन। और फ्लोरीन वाली रिएक्शन तो आपको देखने को मिलती भी नहीं है। ठीक है, यस मैम। क्लियर हुआ? लिख लो। अगर आपको लगता है कि मैंने बोला है लिखवाया नहीं है, तो अब 12th में हो गए हो, चीजों को लिखा करो। जितना खुद लिखोगे उतना ज्यादा, मैं हमेशा बोलती हूँ, रिटेन रहेंगी चीजें। ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। चलो आगे चलूं? ये बहुत है। मैम बहुत है मैम। अच्छा, आगे कौन सा पढ़ाएंगी? क्या हुआ पीयूष? आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है? किस में? जीओसी में? अभी जो पढ़ा रहे हैं नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं। बच्चे ये आई थिंक कल और चलेगा, SN2 SN1 भी चलेगा। अभी तो SN2 मैंने स्टार्ट ही कराया। अभी तो SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करना है ना? कैसे बताओगे कि किस केस में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, है ना? क्या क्या चीजें हैं ध्यान रखनी है। अभी तो SN2 बहुत सारा पड़ा है। फिर SN1 करेंगे। SN2 और SN1 ही आई थिंक कल हो पाएगा, मतलब कल नहीं, सैटरडे को हो पाएगा। समझ रहे हो? अभी तो बहुत सारा रहता है। अभी तो मैंने तुम्हें बस ये लगा लो, SN2 का बेसिक ही बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो तुम। अभी तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास 4 सबस्ट्रेट आ जाएंगे, सबस्ट्रेट का मतलब ये सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट है ना? अगर तुम्हारे पास मान लो पेपर में 4 सबस्ट्रेट लिख के दे दे ABCD, और आपसे पूछ ले बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा रेट किसका फास्ट होगा SN2 का, तो कैसे बताओगे? फैक्टर भी तो पता होने चाहिए ना, कैसे कैसे डिसाइड करोगे, है ना? समझ रहे हो? ओके यस मैम। तो वो वाली Yes, चीज ma'am. हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अटैक होगा, पीछे की साइड से अटैक होगा, आगे की साइड से हम वो अटैक परसों होगा। ही कर लेंगे तो सही से आ जाएगा समझ में 5:30 बजे। क्या कह रहे हो स्तुति? अभी ना हमारे दिमाग में उतना लोड नहीं ले पाएगा, नहीं तो नहीं इसलिए नहीं, परसों ही कर लेंगे। सिर्फ इतना करना जितना मैंने कराया है अभी। ठीक है? और जो जीओसी तुम कर रहे हो वो कंटिन्यू रखना अपना। ठीक है? यस मैम। Okay, ma'am. हाँ, और जो तुम रेगुलर हो वो तो मुझे पता ही है, आओगे रेगुलर, जितने भी आए हो आज 14 स्टूडेंट्स। ठीक है? अमन बच्चे रेगुलर रहा करो। बाकी कौन कौन है यहाँ पे?